हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 7th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम केरला एंड इट्स फ्रॉम बेसिकली निपा वायरस, टॉकिंग अबाउट द निपा वायरस। सो व्हाट हैपेंड, कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें बताया था कि कल एक 11 साल के बच्चे की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ निपा निपा वायरस की वजह से। और निपा वायरस की हम बात करें तो ये डेकेड में थर्ड बार आया है केरला में। और लास्ट टाइम आया था 2019 में, उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अभी जो आया है, पता लगा कि अराउंड 11 लोगों को निपा वायरस का सिम्टम्स दिख रहा है। और जो 11 लोग हैं, उनके 11 लोगों, जो उन 11 पीपल जो है, 11 पीपल के कांटेक्ट में अराउंड 250 से ज्यादा लोग आए। तो उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, विक्टिम्स को ट्रेस किया जा रहा है, जो भी निपा वायरस के सिम्टम्स हैं जिनके पास, या निपा वायरस के जो इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। द रीजन बीइंग इज निपा वायरस इज मोर डेडलियर देन द कोरोना वायरस, है ना। और कम्युनिकेबल वायरस है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और बहुत डेडली है। और हम बात करें इस वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन के ऊपर इसकी न्यूज है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ये नेशनल न्यूज में दी हुई है। मूविंग फर्दर, सो तालिबान ने कल पंशीर वैली को बोल दिया है कि पंशीर वैली को हमने कैप्चर कर लिया है, अब वो तालिबान के कंट्रोल में है। और पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है वो अब तालिबान रिजीम के अंडर रेगुलेट होगा। ठीक है, तो पंशीर वैली एक अकेला अकेला प्रोविंस बचा हुआ था जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं था। वहां पर बेसिकली अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फोर्स थी या फिर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स थी, जो तालिबान को एंटर नहीं होने दे रही थी। बट तालिबान फाइटर्स जो है वो कल पंशीर वैली के गवर्नर हाउस पहुंचे और वहां पर उन्होंने तालिबान का फ्लैग फहरा दिया, मतलब अफगानिस्तान का जो नया फ्लैग है वो कर दिया और लगा दिया, जिससे ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि पंशीर वैली, जो कि कभी भी किसी कंट्रोल में नहीं रहा, वो फाइनली अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। और पूरा अफगानिस्तान अभी एक हो चुका है और अब वॉर खत्म, अब पीस की हम बात करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। ओके, लेकिन वहीं हम बात करें तो पंशीर वैली या नॉर्दर्न अलायंस के को जो लीड कर रहे हैं मसूद, उनका कहना है कि अभी भी हमारे कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बैठे हुए हैं और हम पंशीर वैली को कैप्चर नहीं होने देंगे बाय द तालिबान। लेट्स सी होता क्या है, एक दो दिन में पता लग जाएगा कि पंशीर वैली कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। मूविंग फर्दर, सो करनाल बेसिकली इन हरियाणा। सो करनाल में कल बेसिकली देखा जाए तो फार्मर्स फार्मर्स में थोड़े क्लैशेस हो गए। अब क्लैशेस क्यों हुए? बिकॉज ऑफ दी फार्मर्स यूनियन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दो। बट एग्जीक्यूटिव्स जो है, मतलब गवर्नमेंट जो है, वो उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, गवर्नमेंट बॉडीज उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही। सो वही घेराव और डिफरेंट अदर थिंग्स। तो एक ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी कि फार्मर्स वायलेंट होने वाले थे, फार्मर्स के ऊपर एट्रोसिटीज होने वाली थी बाय द पुलिस, बाय द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज, और फार्मर्स भी वायलेंट होने वाले थे। बट वो चीज को कंट्रोल कर लिया गया। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि हम इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर देंगे करनाल में, जब तक फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फार्मर्स का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। ओके, एंड नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट सेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप हमारे पेशेंट्स को आप हमारे पेशेंट्स को टेस्ट ना करें और ट्राइब्यूनल्स में जो वैकेंसीज है ना उसको आप फिलअप करें। क्योंकि रिसेंटली अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया था ना, सॉरी, एक नया अमेंडमेंट आया था बेसिकली ट्राइब्यूनल्स को लेकर। और उस अमेंडमेंट में बेसिकली बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अब ज्यादा मेजर रोल होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ members in the tribunals and presiding officers also. Presiding officers means chairperson. So उसी चीज को लेकर उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप जल्दी से ट्राइब्यूनल्स में जितनी वैकेंसीज है ना उनको आप फिलअप कर दो बाय दी 13 सितंबर। हम आपको टाइम दे रहे हैं, 13 सितंबर तक आप ट्राइब्यूनल्स को फिलअप करिए और हमारे पेशेंट्स को आप टेस्ट मत करिए। मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट न्यूज, तमिलनाडु बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया जिन्होंने राइट टू सिट को एक राइट बताया वर्कर्स का, लेबरर्स का। सो फर्स्ट स्टेट इज दी तुम्हारा
केरला। सो राइट टू सिट है क्या? तो राइट टू सिट का मतलब व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क, अगर आप अपना वर्क कर रहे हो तो आप बैठ सकते हो कि नहीं, ये आपका हक है कि नहीं। तो बहुत सारे स्टेट्स में लॉ है ही नहीं, ठीक है, किसी स्टेट में लॉ नहीं था, लेकिन केरला ये लॉ लेके आया था। केरला ने बोला था कि देखो लेबर्स और वर्कर्स का राइट है, राइट टू सिट। वो अपने ड्यूरिंग दी वर्क वो बैठ सकते हैं, वो चेयर में बैठ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो आराम से रेस्ट कर सकते हैं, उनको डिग्निटी दी जाएगी, होल लॉट ऑफ डिग्निटी दी जाएगी। तो केरला बिकम दी फर्स्ट स्टेट जो लेजिस्लेशन लेके आई थी। बाय लेजिस्लेशन उन्होंने बताया था कि राइट टू सिट इज अ राइट ऑफ द लेबरर्स एंड दी वर्कर्स। और अब तमिलनाडु ने भी ऑफिशियली कर दिया कि तमिलनाडु ने भी असेंबली में अपना बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें बात की जा रही है कि लेबरर्स और वर्कर्स को राइट टू सिट राइट दिया जाएगा, कि ड्यूरिंग दी वर्क वो बैठ सकते हैं अगर उनके पास बैठने का मौका है। अब ये सारी चीजें रेस्टोरेंट्स और बेसिकली ज्वेलरी शॉप में जो काम करते थे, टेक्सटाइल्स में जो काम करते थे वर्कर्स, उन उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। ओके, सो वी डायरेक्टली मूव टू द नॉर्थ ईस्ट पेज। तो नॉर्थ ईस्ट पेज की हम बात करें, सो द न्यूज फ्रॉम उड़ीसा। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कूल बनाया, गवर्नमेंट स्कूल है, आइकॉनिक स्कूल है, ठीक है। अब वो स्कूल क्या है? द स्कूल विल बी कंप्राइजेस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। 500 बच्चे 11th क्लास में होंगे, 500 बच्चे 12th क्लास में होंगे, ठीक है, ये टोटल बच्चे होने वाले हैं। और वो स्कूल बेसिकली स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, है ना। ये उनका बेसिकली मेन फोकस होने वाला है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें। क्या आपके पास रोड मैप हो, कैसे आप बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाएं। और जो स्कूल है, स्कूल के साथ साथ उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके अलावा लैंग्वेज लेबोरेटरीज होंगी, लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, मैथमेटिक्स होगा, हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर्स होंगे। सो इसी के चीज से गवर्नमेंट अभी 100 करोड़ रुपीज स्पेंड करने वाली है उस आइकॉनिक स्कूल में। सो अगर धीरे धीरे स्टेप देखा जाए ना, तो हमारे एजुकेशन अब धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हो सकती है। जैसे अभी हम बात करें ना, अभी भी अगर हम हायर स्टडीज की बात करते हैं इंडिया में, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल। या मेजोरिटी की हम बात करें तो ये सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना चाहिए, कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी फैकल्टीज हैं। ये चीज आप प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स में भी एप्लीकेबल कर सकते हो। गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने आइकॉनिक स्कूल में स्पेंड किया। अब यहां पर कंपटीशन होगा, बच्चों बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा कि बच्चे खुद कंपटीशन करेंगे। तो दोज हु हैव गुड गुड रिजल्ट, या बात कर सकते हैं दोज हु हैव अ गुड स्कोर इन देयर एकेडमिक्स, तो उनका ज्यादा इजीली या एग्जामिनेशन टेस्ट हो सकता है स्कूल में एंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल जो अभी बहुत ज्यादा, जो गवर्नमेंट जो है स्कूल में ज्यादा ज्यादा स्कूल एजुकेशन में ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, फोकस करने की जरूरत है और रिवाइव कर सकती है गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को। प्राइवेट स्कूल्स तभी बेसिकली चल पा रहे हैं, मेन रीजन कि गवर्नमेंट स्कूल फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से फंक्शन करने लगे तो प्राइवेट स्कूल्स भी ज्यादा अच्छे ज्यादा तरीके से बेसिकली फीस एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी फीस एक्सटॉर्ट इसी वजह से हो पाती है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती, वहां पर सही इन्वायरमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी स्कूल्स के ऊपर, ज्यादा फोकस करेगी, तो एनी डे बेनिफिट होगा आम जनता को। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी सदर्न न्यूज, तो सदर्न में ऐसे कोई न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ एनएमपी, नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान, इसके बारे में, पाइपलाइन, इसके बारे में बताया गया, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट दी फ्रॉम फाइटर्स टू द रूलर्स, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल जो कि है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन, इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये 3 एडिटोरियल अपन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वील स्टडी दी the first editorial. It's about the national monetization pipeline and the long and short story of the NMP, national monetization pipeline. अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बेसिकली हमने कभी भी देखा ना, तो हमने मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन जो प्लान स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, उसके बेनिफिट की हमने बात करी कि गवर्नमेंट इसका इतना ज्यादा यूज करेगी और एसेट मोनेटाइजेशन अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन से अच्छा है और डिफरेंट अदर चीज है। लेकिन इस एडिटोरियल में बेसिकली उन्होंने बताया
कि गवर्नमेंट ने जब एमएन एसेट मोनेटाइजेशन का सरप्राइज दिया था टू दी ऑर्डिनरी सिटीजन्स, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेज बताने चाहिए थे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपने ये तो बता दिया कि भैया जो पैसा आएगा ना वो पैसा बेसिकली नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगेगा, लेकिन आपने कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो बताने चाहिए थे एसेट मोनेटाइजेशन के। तो वही चीज यहां पर ऑथर ने डिस्कस करी। हुआ क्या, देखो यूनियन बजट में बेसिकली निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करेंगे, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, और मोनेटाइज करने के बाद जो पैसा हमारे पास आएगा वो पैसा नए प्रोजेक्ट्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में लगाया जाएगा। और हमारा इंटेंशन है कि फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स हम लोग अराउंड 6 लाख करोड़ रुपए रेज करें फ्रॉम दी कोर एसेट्स। अब हम बात करें तो ये एसेट मोनेटाइजेशन इट्स नॉट अ यूनिक टर्म, ये पहले भी यूज हो चुका है। ये यूज हुआ था एयर इंडिया के केस में। एयर इंडिया को जब बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट कर दो एयर इंडिया का, तो वहां से हुआ था कि एसेट मोनेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों सिमिलर है, ऑथर ने ऐसा बोला है। ऑथर ने बताया कि दोनों सिमिलर है, बट अगर हम बात करें तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को अलग अलग यूज किया जाता है, बताया लग जाता है। हाँ, एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। प्राइवेट देखा जाए तो इन रियलिटी तो एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस होता है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी इसको रेगुलेट करेगी पूरे तरीके से। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर कैपिटल्स जो कि यूज हो सकते हैं बट यूज नहीं कर पा रहे, उनको प्राइवेटाइज कर दो और उससे जो भी पैसा अर्न होगा वो एसेट मोनेटाइजेशन है। बट प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज को दे देती है कि आप ही रेगुलेट करो, आप ही चलाओ इसको। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन। बट ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो ओवरऑल दोनों सिमिलर चीज है। बट नीति आयोग ने बताया था, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, नीति आयोग ने बताया था कि एसेट मोनेटाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दी आपका प्राइवेटाइजेशन। एक्सप्लेन उन्होंने कैसे किया, उन्होंने बताया कि देखो कि एसेट मोनेटाइजेशन की हम बात करते हैं ना, तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम परफॉर्मिंग एसेट ट्रांसफर करते हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स टू अनलॉक आइडल कैपिटल एंड री इन्वेस्टिंग इट इन अदर एसेट्स और प्रोजेक्ट्स। ये बताया गया, मतलब परफॉर्मिंग एसेट्स तो है, मतलब काम कर रहा है, बट उस परफॉर्मिंग एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं टू दी प्राइवेट एंटिटीज लीज पर, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लीज पर, कि जो कैपिटल है, मतलब जो रुका हुआ परफॉर्मिंग एसेट में जो आइडल कैपिटल है, वो रुका हुआ जो कैपिटल है, वो रुका हुआ कैपिटल फिर से आने लगे, और उससे जो पैसा अर्न होगा जो रेंट के थ्रू या लीज अमाउंट के थ्रू जो गवर्नमेंट को मिलेगा, वो पैसा नए प्रोजेक्ट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से 3 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर पहले ये खुद बताओ कि आप एसेट मोनेटाइजेशन करते हो तो किसका करते हो, आइडल कैपिटल का, मतलब आइडल कैपिटल से पैसा अर्न हो, और परफॉर्मिंग ऑफिसर एसेट का कर सकते हो। लेकिन दोनों एक साथ चीजें कैसे हो सकती हैं, परफॉर्मिंग एसेट और आइडल एसेट एक साथ कैसे हो सकता है, मतलब एक चीज साथ में कैसे हो सकती है कि परफॉर्मिंग एसेट भी है और रुका हुआ एसेट भी है। तो ये चीज इंपॉसिबल है। पहला क्वेश्चन रेज किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि आपने गवर्नमेंट सिटीजन को बताया नहीं, गवर्नमेंट सिटीजन को आपने बताया नहीं कि उसको क्या एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं इस एसेट मोनेटाइजेशन से, या फिर क्या एडिशनल बेनिफिट या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था ऑर्डिनरी सिटीजन को, क्या फायदा होगा ऑर्डिनरी सिटीजन को। एंड थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने बताया कि आप उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हो, है ना, आप उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हो जिसमें टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, जिसमें टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है। आपको बल्कि ऐसे ऐसे एसेट्स का मोबिलाइज करना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर्स का कम पैसा लगा हो या कम पैसा लगा ही ना हुआ हो। लेकिन आप वो मोबिलाइज कर रहे हो एसेट्स, उसमें एसेट मोनेटाइजेशन लेके आ रहे हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, उनको सेल कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट ने बताया कि परफॉर्मिंग एसेट्स की हम बात करें तो परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, देखो रेलवेज है, हाईवेज है ना, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, हिल रेलवेज है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हमने पढ़ा भी था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहा है। सो ये सारी चीजें एसेट मोनेटाइजेशन हो रही है। लेकिन ऑथर ने बोला कि आप अदर एसेट्स को मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहे, तो इसका आंसर खुद ऑथर ने दिया। उन्होंने बोला कि देखो अगर हम अदर एसेट्स का मोनेटाइज करेंगे ना तो उसमें प्राइवेट एंटिटीज को फायदा ही नहीं होगा, जब फायदा नहीं होगा तो वो लोग लीज पे लेंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट का एसेट मोनेटाइजेशन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो जिसमें प्राइवेट एंटिटीज को बेनिफिट लगेगा उसी चीज को तो वो खरीदेंगे।
तो उनको प्रॉफिट दिखता है कि भाई हाईवे तो यूज होने ही होना है, रेलवे स्टेशन यूज होने होने हैं, तो और स्टेशन ट्रेन यूज होनी होनी है, तो उसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और यही रिसोर्सेज हैं, यही बेसिकली पब्लिक कैपिटल्स हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द मनी ऑफ टैक्स पेयर्स लगा हुआ है। ठीक है। फिर अब ऑथर ने बताया कि क्यों बेसिकली एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, व्हाट द रीजन बिहाइंड द एसेट मोनेटाइजेशन। तो उन्होंने बताया कि देखो, गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू नहीं है। अगर हम बात करें ना, तो 2019 से 2018-19 में, सॉरी 1920 में, तो 1920 में गवर्नमेंट के पास जो बेसिकली वो था, जीडीपी के रेशियो में अगर हम डेट देखें तो अराउंड 48.6% था एक साल, मतलब 2019 2020 में। वहीं हम एक साल बाद देखें, मतलब 2020 2021 में, तो वो डेट 60% से इंक्रीज हो गया एज कंपैरिजन टू द जीडीपी। और ऐसा मानना है, स्पेकुलेशन है कि ये डेट 62% हो जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021 2022 में। और गवर्नमेंट को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने रिसोर्सेज को रेज करे, रिसोर्सेज मतलब मनी को रेज करे, फिजिकल पावर को रेज करे। तो ये चीज बेसिकली ऑथर ने बताया, है ना। अब उन्होंने बोला कि देखो, आपने बोला कि हम एसेट मॉनिटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन एसेट मॉनिटाइजेशन के दो इंपैक्ट होंगे ऑर्डिनरी सिटीजन के ऊपर। आप क्वेश्चन पूछा गया क्या क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने पहली चीज बताई कि देखो, अगर एसेट आर बीइंग ऑफर्ड फॉर लीज, अगर हमने लीज पर दे दिया या डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनका ही तो पब्लिक है जो पैसा लगा हुआ है, पब्लिक ने ही टैक्स दिया और गवर्नमेंट के पास पहुंचा, गवर्नमेंट ने वो कैपिटल बनाया, वो एसेट बनाया, है ना। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, क्या वो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा पब्लिक का? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि अभी देखो, अभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज मैनेज करती थी एसेट्स को और पब्लिक इंटरेस्ट में मैनेज होता था, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब एसेट मोनेटाइजेशन हो जाएगा उन पब्लिक एंटिटीज का, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट तो रेगुलेट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज जो थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में रेगुलेट करती थी, प्रॉफिट के लिए उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। लेकिन प्राइवेट एंटिटीज जैसे ही कैप्चर करेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन होगा उन एसेट्स का, तो फिर लोग बेनिफिट के लिए काम करेंगे, लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, प्राइवेट कंपनीज। तो अब अब देखो, खुद यहां देखो, यहां पर एक सर्कल चल गया। यहां पर देखा जाए तो एक तरीके से टैक्स फिर से देना पड़ रहा है ऑर्डिनरी पीपल को। सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर देखें तो क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि देखो, अब पहले क्या था, पहले आप स्टेशन पे जाते थे, स्टेशन पे आपको प्लेटफॉर्म टिकट देना पड़ता 10 रुपए का, 10 रुपए से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अब रेलवे स्टेशन का एसेट मोनेटाइजेशन हुआ, तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो वो 10 रुपए का टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का बना देगा, है ना। तो ये इससे गवर्नमेंट एक तो टैक्स भी दे रही है जिससे वो एसेट बना, और उस एसेट को यूज करने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो गया, एसेट मोनेटाइज हो गया उस चीज का। सो ये ऑथर ने बताया कि ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए, ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। ये उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया, ये पूरी चीजों में एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से किसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, हुआ है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जब दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मतलब शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी, तब उन्होंने बोल दिया था कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी दिल्ली में। वही हुआ, प्राइवेट कंपनीज ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतना बढ़ गए कि पुअर पीपल तो अफोर्ड ही नहीं कर पाया, और मिडिल क्लास को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। और उस चीज को देखते इतना ही बड़ा इशू बन गया था कि आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनको मैनिफेस्टो में लिखना पड़ा कि हम सब्सिडी देंगे, हम चार्जेस घटा देंगे। और आम आदमी पार्टी ने किया, सब्सिडीज घटाई, लेकिन उस चीज का ऑथर ने बताया कि सब्सिडीज जो दी जा रही है ना, वो सब्सिडीज पता कैसे मिल रही है, लोगों के टैक्स पे से सब्सिडीज पे ऑफ हो रही है। जो लोग टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, उस टैक्स से सब्सिडीज पे ऑफ हो रही है। प्राइवेट एंटिटीज के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्राइवेट एंटिटीज रेगुलेट अभी भी कर रही हैं दिल्ली में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनको उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, और सब्सिडीज का पैसा टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया जा रहा है।
तो ये चीज ऑथर ने बताया। अब ऑथर ने लिखा कि देखो, क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई और अदर रास्ता नहीं है, रोड मैप नहीं है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सके? क्या सिर्फ एसेट मोनेटाइजेशन अकेला रास्ता है, कोई और रोड मैप नहीं है? तो ऑथर ने बताया कि देखो, अगर हम कंपेयर करें ना अदर डेवलप्ड नेशन से, उनके उनके जीडीपी के कंपैरिजन में, तो हम लोग टैक्स कम लेते हैं, हम लोग बहुत कम टैक्स लेते हैं, तो हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए। ये बेसिकली ऑथर ने बताया कि जो हमें रिसोर्स क्रंच हो रहा है ना गवर्नमेंट को, वो रिसोर्स क्रंच को फिल अप करने के लिए हमें टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। और उन्होंने बताया कि देखो, टैक्स आम आदमी से टैक्स लेना तो ठीक है, आप बढ़ा दो 1% 2%, आम आदमी दे देगा, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ दी जो मनी आता है ना, वो आता है डायरेक्ट टैक्स से, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। लेकिन वही ऑथर ने बताया कि हम डेटा देखें ना, सो 2005 से 2006 में 40% ऑफ दी कंपनीज ने बोल दिया था, क्योंकि देखो भैया, टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। जो आपने पैसा अर्न किया बिजनेस में, तो यही है, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप लॉस में चले गए तो टैक्स थोड़ा देना पड़ेगा, आप थोड़ा टैक्स दोगे, आप तो बल्कि सब्सिडी मांगोगे, भैया लॉस हो गया, आप सब्सिडी दे दो। तो 2005 से 2006 में 40% ऑफ द कंपनीज ने बताया था कि हमें लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद 2018 से 2019 में 51% हो गए वो कंपनीज कि हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहे। और यही चीज बताएगी कि मेजोरिटी ऑफ द जो कंपनीज है, वो इंडिया के टैक्स लॉस के लूपहोल्स का यूज करती हैं, मिसयूज करती हैं, और प्रॉफिट ही नहीं दिखाती, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ पाता। तो गवर्नमेंट को टैक्स लॉस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, जिससे जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो मेजोरिटी ऑफ जो पैसा टैक्स इनसे आता है, वो टैक्स आने लगे। ओके, मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट दी फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स। अच्छा, ये एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट दी कि देखो, हम बात करें तो तालिबान ने कैप्चर किया, तालिबान, और अभी स्पेकुलेशन है कि तालिबान गवर्नमेंट कब बनाएगा। सो कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान जैसे ही पंजशीर वैली को कैप्चर करेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करेगा 9/11 पर, ऑन दी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुआ था, 9/11 अटैक हुआ था, उसके एनिवर्सरी में गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन ऐसी स्पेकुलेशन भी है कि तालिबान के फैक्शंस में ही बेसिकली डिवीजन हो गया, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, क्योंकि कांधार का अलग तालिबान जो फैक्शन है वो अलग कुछ बोलता है, हेमलैंड का अलग, और दोहा का पॉलिटिकल ऑफिस कुछ अलग बोल रहा है। तो ये चीज बताएगी। अच्छा, ये उससे देखो, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है हकीनी नेटवर्क से, हकानी नेटवर्क से। हकानी नेटवर्क इज अ पाकिस्तानी बेस्ड हकानी नेटवर्क है, पाकिस्तान के कंट्रोल में काम करता है, और अफगानिस्तान तालिबान की लीडरशिप अलग है और हकानी नेटवर्क अलग है। और हकानी नेटवर्क देखा जाए तो डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ने इंडिया में अटैक कराया था, इसी ने इंडिया में अटैक कराया था। इंडियंस को मारा है। अब उसने बेसिकली अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसीज पे अटैक किया, गुरुद्वारों पे अटैक किया, बिकॉज ऑफ दी पाकिस्तान का सपोर्ट था, पाकिस्तान के अंडर काम करता है हकानी नेटवर्क। तो ऐसे स्पेकुलेशन है, हकानी नेटवर्क को ज्यादा पावर चाहिए जब तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन चाहिए उसको। तो वही बेसिकली न्यू दिल्ली का कहना है। न्यू दिल्ली ने बोला कि देखो, अब मौका है इंगेज करने का, अब न्यू दिल्ली को इंगेज करना चाहिए कि नए रिजीम में हकानी नेटवर्क को ज्यादा पावर ना मिले, ज्यादा उसको रिकॉग्निशन ना मिले गवर्नमेंट में, और फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, नहीं तो ये इंडिया के लिए खराब हो जाएगा। और पाकिस्तान और चाइना इस दोनों हकानी नेटवर्क का यूज करेंगी न्यू दिल्ली को दबाने के लिए। जो मोदी गवर्नमेंट को बेसिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि हम तालिबान के साथ एंगेज होंगे, और इंटरनेशनल बेसिकली इंटरनेशनल पोडियम पर भी इंडिया को यूएनजीए और यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनजीए को, दोनों को बोलना चाहिए आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तालिबान के रिजीम को, कब तक? जब तक हकानी नेटवर्क का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हकानी नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट हो हटे, आप रिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन जैसे ही इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, अगर इंडिया के लिए तालिबान गवर्नमेंट अच्छी नहीं रही, तो फिर आप उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज मत करो। ऐसा इंडिया को डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी और तालिबान के साथ एंगेज भी होना पड़ेगा। ये बेसिकली ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, so towards the next editorial, and that is about the spirit of federalism lies in consultation.
इस एडिटोरियल में, अच्छा ये एडिटोरियल आप खुद से पढ़ेंगे, है ना, ये अपने बहुत बार डिस्कस किया ये वाला इशू, एंड दैट इज व्हाट, फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को ब्रीच किया जा रहा है ना। इसमें मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट के बारे में बात की गई, इसमें बेसिकली बात किया गया फार्म लॉस के बारे में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात की गई। तो तमिलनाडु केरला गवर्नमेंट यही बता रहा है कि भैया अगर कोई चीज फेडरल स्ट्रक्चर से, जब भी कोई चीज कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अगर लॉ बनाती है तो कंसेंसस लेना चाहिए स्टेट का भी, लेकिन स्टेट का कंसेंसस नहीं लिया जा रहा, स्टेट का कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा रहा। तो इसी के चलते जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, लाइक तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं अपने कैबिनेट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये बेसिकली बिल प्रेजेंट लेके आ जाते हैं कि हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ के अगेंस्ट में है और हम इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, वो किसी यूज का नहीं, और उस स्टेट में एप्लीकेबल भी नहीं हो पा रहा। तो इसी चीज को लेकर ऑथर ने बताया कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को, सो रीड इट, है ना। यहां पर 7 शेड्यूल के बारे में बात की गई, 7 शेड्यूल जो कि बताता है लिस्ट के बारे में, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपका स्टेट लिस्ट, उन दोनों के बारे में बता रहे हैं। सो रीड इट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो पढ़ना। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज की हम बात करें तो अभी तक 5.5 करोड़ फार्मर्स का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो इट्स अ रिकॉर्ड, है ना। अब देखा जाए तो सेंटर जो है वो सेंटर रिकॉर्ड बनाना चाहती है फार्मर्स को लेकर कि भैया फार्मर्स को हम लिंक कर दें तो फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचेगा डायरेक्टली, जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है। क्योंकि अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो फार्मर्स को अगर डायरेक्टली बेनिफिट बनाना है तो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं कि कितने फार्मर्स हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट का कहना है कि अभी हम लोग चाहते हैं कि 8 करोड़ कवर करें, 8 करोड़ हम लोग कवर करना चाहते हैं फार्मर्स को, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो, हमारे पास डेटा हो कि फार्मर्स, कौन सा फार्मर्स क्या इशू फेस कर रहा है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी बाय द एंड ऑफ सितंबर वो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करेंगे, ब्रिक्स की मीटिंग के साथ साथ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करेंगे और क्वाड से मीट करेंगे, क्वाड ग्रुप से मीट करेंगे। ओके, और जो मेजर इशू इन तीनों समिट में होने वाला है दैट इज आपका अफगानिस्तान का सिचुएशन, और उसके साथ साथ जो पोलराइजेशन हो गया, रशिया और चाइना एक साइड और यूएस और उसके अलाइज एक साइड, तो इन दो इश्यूज पर मेजर बात होने वाली है। अफगानिस्तान वाला इशू और दूसरा रशिया और चाइना एक ब्लॉक हो गया और यूएस और उसके अलाइज एक ब्लॉक हो गए। इन दोनों इश्यूज पे बेसिकली बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, या डोमिनेट करेंगे ये इश्यूज इन सारे समिट्स में। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो यस, हमने पढ़ा, हमने अपने डिस्कस किया था कि वैक्सीन को लेकर, कि निपा वायरस को लेकर कोई वैक्सीन नहीं है। सो यस, इसी को लेकर गवर्नमेंट ने बनाया है कि हाँ, हम लोग निपा वायरस के वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं, और हमने एक एनिमल पे टेस्ट भी किया, अफ्रीकन ग्रीन मंकी पे टेस्ट भी किया, और उसने प्रॉमिसिंग रिजल्ट बताए। उसने ऐसी इम्यूनिटी बताई कि निपा वायरस हो ही नहीं सकता। ओके, सो इट्स अ गुड स्टेप। और यही देखा जाता है कि वायरस जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन टाइम टेकिंग होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, बड़े आराम से बनती है वैक्सीन। निपा वायरस अभी का नहीं है, निपा वायरस 2013 का है ना, और 2013 से अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई। सो वैक्सीन टेक टाइम्स। ओके, मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्योंकि किसी ने पिटीशन फाइल करी थी, गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया कि आप इस पर रिप्लाई करें, क्योंकि किसी ने पिटीशन फाइल करी थी। पिटीशन बोला था कि आप ओबीसीज को तो आप 27% रिजर्वेशन देते हो, उसके साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देते हो, तो ये आपने परसेंटेज पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड किया है ना। तो आप कैसे बता सकते हो कि ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% ही है, एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस को भी आप रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो एक्सटेंड करिए। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मूविंग फॉर, इसी को लेकर गवर्नमेंट से आंसर पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। मूविंग फर्दर, सो अगर हम वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। आज कोई ऐसी न्यूज नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये न्यूज पढ़ सकते हो, व्हाट इज फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। कि फूड इमरजेंसी जो श्रीलंका में आई है, मतलब इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी जो लगा दी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने, गोतबाया राजपक्षे ने, वो क्यों लगाई और फूड इमरजेंसी क्यों नाम दिया जा रहा है इस चीज को। सो रीड इट, सिंपल वन है, पता लग जाएगा कि फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो फूड के प्राइसेस के साथ साथ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी इन दी कंट्री ऑफ श्रीलंका। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडे, and we'll meet tomorrow with more excitement, more fun.
तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।